साथियों, फिर से मैं एक बार लाइव हूँ आपके साथ और आप सभी का स्वागत है हमारे नए शो जिसका नाम मनेंद्रा टॉक शो है। इस बार हम एक और नए मित्र सदस्य को इनवाइट कर रहे हैं अपने शो पे, तो देरी ना करते हुए मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। ज्वाइन करने वाले हैं अभी हम लोगों को वो अभी आ रहे हैं वो। हाँ, हेलो अमित भाई। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। अरे आप सीधा रहिए ना, आपका चेहरा ऐसे आना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे आइए। लेकिन हेडफोन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी रखने में। नहीं ठीक है, अभी सही है, इतना तो सही है। कुछ इस हाँ उपाय कीजिए, थोड़ा सा और पास आ जाइए। अब सही है ना? आप थोड़ा सा पास आ सकते हैं? हाँ, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, क्या बात है। आपको कितने दिन हो गए देखे हुए? अरे आपको रोज ही देख रहे हैं हम तो इधर सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में देख रहे हैं ना? जी जी, कहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका प्रोग्राम देखा, मुझे सच में बेहद बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस आप इस दौरान आप ले रहे हैं। लोग वीआईपी नेता लोगों को देख देख के और टीवी चैनल पे लोगों को चीखते देख करके हम थक गए थे जी। बनावटी लगता है वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड। कहीं ना कहीं आपसे भी कुछ हमने सीखा है, क्योंकि आप इस पत्रकारिता से और मीडिया से जुड़े हुए रहे हैं, तो आपसे भी मुझे बहुत हद तक प्रेरणा मिली है, तो इसका श्रेय आपको भी जाता है सर। अरे धन्यवाद। अच्छा अमित जी, एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको मतलब आपके बारे में बता देना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, ऑडियंस से, कि हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस समय, इनका नाम अमित कुमार चौहान है और ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और फिलहाल ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में इग्नू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं। और विशेष हम लोग इनके बारे में इनसे हम संवाद करेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में जानेंगे इनकी जुबानी। तो अमित जी, अब अपने मुंह में मिट्टू बस मत बनाइएगा। नहीं, दर्शक अब उतने उल्लू नहीं है कि लोग उल्लू बना ले। ठीक है, तो और बताइए आप आजकल कैसे समय बिता रहे हैं अपना? देखिए, अब जाहिर सी बात है, आपने बताया कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, तो काम तो बतेरे बहुत काम मिला हुआ है ना? जी, सेमिनार पेपर्स बनाना और आईसीसीआर को रिसर्च प्रोजेक्ट भेजना और थीसिस भी अपना काम करना। आपने तो अपना थीसिस करके जमा कर दिया, बधाई हो। बट हमारा जमा नहीं हुआ है अभी, है ना? तो वही है, कुछ किताबें हैं मेरे पास, उन किताबों को पढ़ रहा था। टॉलस्टॉय की किताबें, एक दो किताबें खत्म हुई हैं और मैडम बुआरी की किताब बची हुई है, अन्ना करेनिना। इन बुक को खत्म करना है। और जो लंबी फिल्मों की जो सीरीज होती हैं, उन सीरीज को मैंने देखा, फिल्मों को, कुछ अच्छी फिल्में भी देखी, कुछ आपने भी बताया था। और मेरे पास कुछ गमले पौधे हैं, तो उसमें पानी वानी डालता हूँ सुबह शाम, तो टाइम पास उसमें हो जाता है। और कुछ मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं रायपुर से, जी, तो उनको डिजर्टेशन बनाना है, तो उन्हीं को थोड़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाने का तरीका वगैरह, उनके एक डेढ़ दो घंटे उनके साथ डिस्कशन होता था ऑनलाइन। तो इस तरीके से मेरा दिन एक्टिविटीज है। और बाकी खाना, सोना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेतिया से, मेरे मित्र हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स रहे हैं वो, नवीन जी। तो नवीन जी को मैं हाय बोलूंगा। तो हाँ अमित भाई जी कहिए। तो छत्तीसगढ़ का क्या समाचार है, ये बताइए। आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता छत्तीसगढ़ के बारे में। अभी छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? फिलहाल छत्तीसगढ़ बारे में उतना ही जान रहा हूँ जितना लोग नेशनलिज्म के बारे में दिल्ली में बैठ करके जानते हैं, न्यूज के माध्यम से जैसा बताया जा रहा है वैसा। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ का जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो लोग मतलब गवर्नमेंट से अगेंस्ट है, या जो लोग बीजेपी, अभी कांग्रेस की सरकार है जी, तो अब हाल जैसे हम पूछते हैं छत्तीसगढ़ का, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स की बातें ही हम लोग करते हैं, उसी से अंदाजा लगाते हैं क्या हाल है।
तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनको क्या 2-3 महीने का राशन दे दिया गया है ना। तो फिलहाल उनको खाने पीने की गांव वालों को तो समस्या नहीं है। और दूसरा है कि छत्तीसगढ़ के गांव का कल्चर ऐसा है कि आजकल लोग पूरे धान, अब छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो धान की पैदावार ज्यादा होती है ना। जी जी जी। हम लोग भी अगर किसान है तो धान ही उगाते हैं। दाल वाला अब तो कम होने लगा है, तो घर में लोग स्टोर करके रखते हैं खाना। मतलब कुछ खाना आदमी स्टोर करके रखता है। हाँ, लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है, तो राशन दुकान से उनको दिया गया है। और जो लोग आंगनबाड़ी, मितानिन और जो स्कूल के बच्चे हैं, तो ग्राम, मेरी आवाज ठीक से जा रही है ना? एकदम पूरी बहुत स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। हाँ। तो जो स्कूल्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जो गांव के सरपंच है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंच, तो वो लगातार घर घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको जो जो पूरक आहार था वो घर घर जाके उन्होंने दे दिया। ठीक है ना। जी तो जी। दूसरा, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटीज दी कि जैसे हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो सब्जी लेने के लिए घर से निकलना पड़ता है। ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है कि सामान घर पहुंच जाए। हाँ, पानी पहुंच जा रहा है हमारे पास। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पर ना ऑनलाइन एक व्यवस्था नंबर दिया गया है, तो उसके थ्रू ऑनलाइन वो लोग सब्जी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं शहरों में। ठीक है। ओके। आंकड़े में तो बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है। तो खुशी की बात यही है कि वहां पर किसी कोरोना वायरस से डेथ नहीं हुई है। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो सब जगह हाल सेम टू सेम है। हाँ, कुछ बच्चे, बहुत सारे लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं जी, मजदूर, जम्मू कश्मीर में कहीं और, तो उन तक कोई राहत कार्य नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा। और जो जो स्टूडेंट कोटा में फंसे हुए थे, जो लोग थोड़ा धनाढ़े घर के थे, जी। कोचिंग करने गए थे, वो उन लोगों को सरकार ने बढ़िया से बस में घर पहुंचा दिया। ठीक है। लेकिन जो लोग ऐसे मजदूर लोग फंसे हुए हैं, कुछ उनका अता पता तो फिलहाल नहीं है। उनका वीडियो लगातार आ रहा है कि हमारे पास राशन नहीं है, ये नहीं है, हमको घर पहुंचा दीजिए, भले ही क्वारंटीन कर दीजिए, बट घर पहुंचा दीजिए। क्योंकि गांव में कम से कम आदमी भूख नहीं मरता है ना, आदिवासी जंगलों को छोड़ के। मैं न्यूज पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि गुजरात में, सूरत में कई सारे माइग्रेंट लेबर मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ का, मुझे मैं पता नहीं छत्तीसगढ़ की बात जिक्र था कि नहीं उस न्यूज में, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मजदूरों को उनके लिए बस से उनको घर उनके पहुंचाया गया है, पहुंचाया जा रहा है। ये न्यूज था इंडियन एक्सप्रेस का कल के न्यूज में। तो मुझे लगता है कि शायद आपके भी स्टेट के, छत्तीसगढ़ के लोग हों उसमें। नहीं, आप कल का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा। कारण यही है कि देखिए, सरकार जो है ना अपनी पीठ थपथपाती है, चाहे किसी की भी सरकार रहे। उदाहरण के तौर पे, अगर उन लोगों ने लाया होता तो उनको बड़ाई के तौर से मीडिया में दिखाते वो लोग। नहीं, ये खबर झूठी खबर नहीं है, ये इसमें सच्चाई है। लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का कितने लोग थे, उसमें है क्या डिटेल? वही मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बारे में मैं बहुत उससे बता सकता हूँ। अब छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश से अलग हो चुका है, तो अलग से मध्य प्रदेश का नाम आता, तो जाहिर सी बात है ये लोग हमेशा से विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है उनको कि हमारे लोगों को, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, योगी सरकार, उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से अपने लोगों को लाएंगे। तो भी गंभीर तो दिखा रही गंभीरता। अब क्या होता है, फिलहाल बाहर में जो फंसे हैं वो लोग आए नहीं है। जाहिर तौर से मैं खुद पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग हैं जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, है ना। वो लोग खुद फंसे हुए हैं पंजाब में, श्रीनगर में। मेरे गांव से 150-200 लोग बाहर में हैं, तो वो लोग तो वहीं पर फंसे हुए हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं आने जाने का। वहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं वो कुछ मदद कर रही हैं, है ना। अब देखिए वही गवर्नमेंट कैसे लूटती है, जहां तक आपने कहा। देखिए छत्तीसगढ़ में एक 80 साल के बुजुर्ग को डायबिटीज की दवा चाहिए थी, है ना। तो अखबार में खबर छपी है, तो उसमें मंत्री जी की पूरी वाहवाही कर दी गई है, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों को घेर दिया गया है। अब मंत्री जी दवाई पहुंचाने तो खुद नहीं गए होंगे मरीज के यहाँ, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य हमला गया होगा। लेकिन ये कह दिया गया कि हमने फोन किया तो टाइम पे दवाई नहीं पहुंची। लेकिन मंत्री जी की तारीफ है। तो एक तरफ मंत्री जी अपने टेस्ट में, खुद के टेस्ट में पास हो गए और स्वास्थ्य विभाग फेल हो गया। ऐसी बातें होती हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, तो तारीफ हो रही है थोड़ी। क्या कुछ कर रही है सरकार? कुछ सफल है अपने काम में, या उनका
जो उनका जो इंटेंशन है वो क्या सही दिख रहा है? कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है, लेकिन जो विपक्ष है उनके समर्थक है वो लगातार सवाल तो उठा रहे हैं। ये जी। सवाल उठा रहे हैं कि मतलब उतने टेस्ट किट नहीं है, मास्क वगैरह नहीं है ना। शराब भट्टी का उन्होंने खोलने का विचार किया तो उस पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। फिलहाल तो अभी बंद है शराब दुकान। लेकिन जहां तक देखा जाए, जो कोरोना वायरस की जो संख्या है उस पर थोड़ी गंभीरता तो दिखाए हैं, है ना, उसको रोकने के लिए। लेकिन वही है कि जब संक्रमण फैला तो तबलीगी जमात वहां भी घेर दिया गया जी। तो कुछ लोगों के द्वारा पूरे मुसलमानों को उसमें कहा जाने लगा। लेकिन तबलीगी जमात का एक इलाका काफी उसमें आया, कटघोरा का इलाका, बहुत अच्छा, ज्यादा तो संक्रमित लोग हैं। आपके यहाँ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, नफरत फैलाया जा रहा है? अब परसेप्शन लोगों का बन जाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं अब उसमें। अब लगातार जब न्यूज में आएगा और सोशल मीडिया में आएगा तो लोग उनको मान लेते हैं। अब तबलीगी जमात तो लोग समझ लेते हैं पूरा समुदाय विशेष है ना, और लगातार उन्हीं के लोग आ रहे थे। तो जो लोग एक्चुअली में जब बड़ी मात्रा में स्टार्टिंग में अदर कम्युनिटी के लोग भी आए कोरोना संक्रमित, जिन्होंने अपना छुपाया उन्होंने कि हम विदेश से आए हैं, है ना। कुछ लोग छुट्टी मनाकर आए बैंकॉक वगैरह से, उन लोगों ने अपना छुपाया क्योंकि वो घर से कह के दूसरे जाते हैं स्टडी टूर या मीटिंग्स वगैरह। लेकिन वो छुपाए, लेकिन वो टारगेट नहीं किए गए। लेकिन जो 16 साल का लड़का जमातियों के साथ रहा या मिला था तो मतलब उनको टारगेट किया गया। तो अच्छा, लगता था कि यही लोग फैला रहे हैं। ये बताइए कि यूजीसी ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है एमएचआरडी ने कि पीएचडी और पीएचडी के सबमिशन को लेके, पीएचडी थीसिस के सबमिशन को लेके, या इस तरह का रिसर्च से रिलेटेड पढ़ी थी कि जिनका लेट हो रहा है ना, मुझे ऐसा मिला नहीं है, बट मुझे ना आईसीसीआर के थ्रू एक ईमेल मिला था एमएचआरडी का। अच्छा, मिला है हाँ, कि आप अपने रिसर्च से रिलेटेड जो रिसर्च राइटिंग आप किए हैं, आर्टिकल्स या कहीं बुक्स में पब्लिश हुआ है एडिटेड बुक में, तो उसको आप तत्काल मतलब भेजें एमएचआरडी को। तो मेरा बुक एडिटेड था वो मैंने आईसीसीआर को भेज दिया है। तो ये वाला मुझे मिला था। बाकी मैंने खबर में ये तो पढ़ी थी कि जिनका लेट हो रहा है ना उनको टाइम दिया जाएगा। अच्छा। बाकी पर्टिकुलर मुझे एमएचआरडी से तो कुछ ऐसा मिला नहीं है, यूजीसी से, लेकिन आईसीसीआर के थ्रू मुझे मिला है वाइवा आया आईसीसी। इग्नू से कोई मेल आया कि नहीं, ये बताइए। इग्नू से ऐसा कोई मेल मुझे नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरी रिसर्च स्कॉलर दोस्त पूछ रही थी मुझे भी यूजीसी से ऐसा कुछ आया है। नहीं आया है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हुआ अभी वो उसको, उस नोटिफिकेशन को। शायद ये कल की बात है। तो एक और बहुत अच्छा चीज लग रहा है मुझे, अपने इग्नू के बहुत सारे टीचर प्रोफेसर लाइव आके बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पे फेसबुक लाइव कर रहे हैं लोग, बातचीत कर रहे हैं कम से कम। सारे नहीं लेकिन कुछ प्रोफेसर्स। लेकिन अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि एकेडमिक्स में केवल जो है कि इग्नू का उतना वो नहीं दिया जाता है जितना वो काम करती है, जितना उसका कनेक्शन है, जितना नेटवर्क है, जितना बड़ा जाल है इग्नू का, और जितना बड़ा वो काम कर रही है, उसको उसके काम को देखते हुए उतनी उसको सराहना नहीं मिलती है, या उतनी उसको तवज्जो नहीं मिलती है। और इस दौर में भी हमारे इग्नू के कुछ प्रोफेसर बातचीत कर रहे हैं। जैसे हमारे जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, तो कल वो आके कुछ बातें कर रहे थे, अपने जीवन से जुड़ी हुई कविताओं का पाठ कर रहे थे। और जेंडर स्टडीज की एक मैम है, प्रोफेसर हैं, वो भी सविता सिंह जी हैं, वो भी कल लाइव आई थी। और प्रमोद मेहरा जी तो सर वो लगातार आ रहे हैं, शाम को उनका है 6 बजे। कितने बजे शाम को उनका? और हमारे तो शायद जो प्रो वाइस चांसलर हैं वो भी शायद आए थे। इग्नू का जो फेसबुक पेज है वहां से लाइव आए थे। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के अच्छा लगा कि दिल्ली में केवल जेएनयू, डीयू, जामिया के ही लोग नहीं है, या वहाँ भी केवल एकेडमिक बातें नहीं होती हैं, इग्नू भी उसमें शामिल है। तो अच्छा लगा ये सब, अच्छा लगा इस सब चीजों को देखते हुए, सुनते हुए। तो हाँ,
हम लोग अब मेन मुख्य हमारा जो इस लाइव वीडियो करने का मुख्य मकसद जो है उसको हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे और उस पे हम लोग अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं मैं अपने एक इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अ, मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है मनेंद्र टॉक शो, जिसमें मैं अपने जानने वाले और दोस्तों को आमंत्रित कर रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ और उनसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ इंटरव्यू के तौर पे। और इसमें कुछ गेम की तरह के भी सवाल हैं। तो रैपिड फायर सवाल थोड़ी होते हैं आपके में। रैपिड फायर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सवाल हैं आपकी जिंदगी से जुड़े हुए, आपके प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ से। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस मतलब इस कोरोना के दौर में भी हम लोग इस सब चीजों बातचीत को जारी रखें और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो आप तैयार हैं इस गेम को, इस इंटरव्यू से रूबरू होने के लिए? मैं बहुत खुश हूँ, उत्साही हूँ। चलिए तो हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा अमित जी कि अगर आप रिसर्च में नहीं होते अभी तो कहाँ होते? अगर मैं रिसर्च में नहीं होता तो मीडिया फील्ड में ही होता जहाँ से आया हूँ, और अगर मीडिया फील्ड में नहीं होता तो स्टूडियो में होता जहाँ से आया हूँ। जी। आपके तो अभी तक जी जी कहिए, हाँ बोलिए। अगर स्टूडियो में नहीं होता तो कहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन रहता वहीं पर। जी। अगला सवाल आपसे ये है कि आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है अभी तक? एक अगर शिक्षक का चुनाव करना हो तो? देखिए, शिक्षक अगर नाम लिया जाए तो मैं केवल पढ़ाने वाले का नाम नहीं ले सकता हूँ, बातचीत करने वाले, गाइड करने वाले भी होते हैं। प्रोफेसर शंभुनाथ जी को मैं कहूँगा, ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि वो स्टैटिक्स वगैरह नहीं पढ़ाते, वो रिसर्च मैथोलॉजी नहीं पढ़ाते, लेकिन जो गुड़ बातें होती है ना वो बताते हैं। एक नाविक की तरह वो मदद करते हैं वो। अच्छा। तो हाँ, मतलब मनोबल टूटने नहीं देते वो। वैचारिक रूप से वो काफी उनकी बातें अच्छी लगती है आपको? हाँ, और सिखाने वाले तो कई हैं जो बहुत अच्छा सिखाए हैं, उनका भी है। जी जी। अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अभी तक के सबसे पसंदीदा लेखक कौन है? अगर देखा जाए ना तो मुझे ना टॉल्स्टॉय की किताबें बहुत अच्छी लगी पढ़ने के बाद। जी जी। किताबें मैंने पढ़ी, उनका उस जमाने में इतने साल हो गए हैं, उनके लिखने का अंदाज, जो बारीकी है ना, वो बहुत डेप्थ है बताने का, इसलिए मुझे टॉल्स्टॉय बहुत अच्छे लगे। और शब्दों पे देखा जाए तो मुझे ना भीष्म साहनी अच्छे लगे, उनकी जो जो क्षमता है लेखन शैली, तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत क्लिष्ट इस तरीके के नहीं लिखते वो, आम बोलचाल में समझ आने वाली बातें हैं। टॉल्स्टॉय ने किस बारे में लिखा है? उनका जो पुनरुत्थान, जो किताबें हैं, पुनरुत्थान, विश्व शांति, जो युद्ध है ना, ये वाली किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी। वार एंड पीस। हाँ, वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति। और मुझे ना उनकी किताब बहुत अच्छी लगी, मूर्धयन मणिकर्णिका, ठीक है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एज ए राइटर उनकी किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी अगर देखा जाए तो। और बहुत सारे लोग हैं, मगर इन लोगों का लिखने का जो अंदाज है, ढंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी पसंदीदा एक मूवी कौन सी है? जाहिर सी बात है, बहुत सी मूवी आपको पसंद होगी, लेकिन एक चुनाव करें अभी तत्काल समय के लिए, तो कौन सा चुनेंगे आप हमारे शो के लिए? एकदम एक ही मूवी को अगर कहा जाए तो जी, तो बताना बहुत टफ है, कठिन है, लेकिन उतना भी इसको वो नहीं करना है, क्या कहते हैं, ये गेम की तरह है। बस आपको एक उसमें आपको लगता है कि हाँ इसको प्राथमिकता दी जा सकती है, तो उस मूवी का नाम ले सकते हैं आप। मुझे ना अगर ऐसी कहा जाए तो ना वो जैंगो, वो मुझे, मैं कह सकता हूँ कि वो भी है करके, रिडेम्पशन है ना, जैंगो द अनचेन। हाँ, कारण इसलिए है, बात फाइटिंग की नहीं है, वो लगातार बार बार हारता रहता है, वो टूटता नहीं है। हम अक्सर पल दिखते हैं कि अभी खत्म हो गया है, ये आगे नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन वो एक भरोसा हमेशा दिखाता है वो, और विश्वास को जीतता है वो, इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी मूवी है। एक वो उस कहानी, उस फिल्म का जो मेन फिलॉसफी है ये है कि जो भी उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ वो असर्ट कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है, जवाब देता है वो।
तो वो अच्छा फिल्म है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब पूरी दुनिया ने उस फिल्म को स्वीकार किया है, बहुत अच्छी फिल्म है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अगर मेरा फेवरेट सॉन्ग कहा जाए तो ऐसी तो गाने मोबाइल में 4-5 है, बट मैं कैसे कहूँ। प्रेमम प्रेमम सॉन्ग, एक प्रेमम मूवी है, मलयालम मूवी। जी तो जी। उस फिल्म का जो गाने हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मलरे सॉन्ग। कोई एक गाना, आप गाने का बोल बताइए। उसको मैं मलयालम सॉन्ग गा नहीं पाऊंगा, बट उसमें ना मलरे ऐसा शब्द यूज करते हैं, मतलब नदियों की तरफ बहते रहना, निर्मल धारा। अच्छा अच्छा। वो फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है, प्रेमम, लेकिन वो गाना भी पसंद है। इसकी वजह है कि वो लड़का बार बार उसको जीवन में निराशा मिलती है, बट वो जिंदा रहता है, लगा रहता है वो। तो वो तो गाने मलयालम में ही होंगे ना? हाँ, मलयालम में है। तो आपको उसका मीनिंग समझ में आता है मलयालम का? हाँ, उसको मलयालम से इंग्लिश ट्रांसलेट करके और सबटाइटल लिखा रहता है, तो इससे समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, उससे आपको और मेरे रूम पार्टनर भी केरल से थे ना, केरल से, तो बहुत सारी चीजें एक मदद मिलती है। और फिलहाल केरल के 5-6 लोग आते हैं, कई जैसे उत्तराखंड यूनिवर्सिटीज में, और हमारे दोस्त हैं, तो एक ट्यूनिंग हो गई 6-7 मलयालम लोगों से। तो अच्छा, ये जो लाइव वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आपके रूम पार्टनर रंजीत जी से भी करूं, जो कि अभी केरला में है। तो मैं आपने अच्छा याद दिलाया, मैं उनको अप्रोच करूंगा इसके लिए। उनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि वो जिस फ्लाइट से 22 तारीख को गए थे, उसी जी फ्लाइट जी में कोरोना पॉजिटिव मिला था, तो हाँ जी हाँ जी भी टूटी थी। तो जी जी। उनको 14 दिन अलग रहना पड़ा, अलग साबुन, अलग थाली, सब कुछ अलग, तो बड़ा कठिन कटा है उनका भी। हाँ, बड़े बड़े डिटेल में, विस्तृत रूप में उन्होंने उसकी जानकारी दी थी फेसबुक पे, मैं पढ़ा था उस चीज को। अगला सवाल आपसे ये है, आपका सबसे पसंदीदा भोजन एक कौन सा है? पसंदीदा भोजन अगर ऐसी कहा जाए तो मैं वही बोलूंगा, चावल और ना मशरूम, जो देसी मशरूम होता है ना छत्तीसगढ़ के जो मिलता है, उसको बोलूंगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना है तो पर्वतीय, मतलब जंगली इलाका भी है काफी, तो उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ मशरूम मिलता है, एकदम बारीक बारीक, जिसको कनकी, फुटू या पुटू भी बोलते हैं अलग अलग जगह मशरूम को, गुरमुत्ता जिसको। तो जो एकदम वहीं पर खास तरीके से केवल उन्हें वहीं की मिट्टी में मिलता है ना, वो वाला जो है मशरूम मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, मशरूम आपको नॉर्मली, हाँ, वो खास एक मौसम में ही निकलता है, वो वाला, मतलब जब आसमान पे जब घटाएं होती है और जब वो बिजली कड़कती है ना, तब धरती जब गर्म होती है, तब वो निकलता है छोटा छोटा। शायद यही वो मौसम है अभी जो हम लोग हाल फिलहाल अनुभव कर रहे हैं। नहीं, तब आएगा जब हल्की बारिश मानसून आए रहेगी और गर्मी भी हल्का हल्का रहेगा, तब बारिश होगी। फिलहाल बहुत ओले पड़े हैं वहाँ भी, अभी तो कवर्धा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के इलाके में काफी बड़े बड़े ओले गिरे हैं, तो कार वार, लोगों का छत घर काफी टूट गए, खपरेल वगैरह। अगला सवाल आपसे ये है कि आपका फेवरेट जगह कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है जहां आप बार बार जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? अगर ये कहा जाए ना, तो मैं बार बार जाना चाहूंगा। भारत के जो आखिरी छोर है, उत्तराखंड में एक मुनस्यारी जगह है, हिमालय के पर्वत में बसा छोटा सा इलाका है। एक बार मैं वहां गया हूँ, जो पताल भुवनेश्वर से आगे रास्ता थाल की ओर होते हुए जाता है, उसके वो लास्ट भारत का गांव है, उसके उस पास चाइना बॉर्डर लग जाता है, चाइना बॉर्डर पहाड़ है, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। और दूसरा है दाल दाल कुआं जाना चाहूंगा, दाल कुआं या दाल कुआं ऐसे बोलते हैं, नहीं, झूला घाट सॉरी, नेपाल बॉर्डर पे बसा हुआ है, कृष्णा काली नदी है तो वहीं पर काली नदी। तो पहले आप गए हुए हैं इन जगहों पे, पहले गए हुए हैं आप? हाँ, गया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो दूसरा में वो जगह है, और तीसरा में मैं अलीबाग बोलूंगा, महाराष्ट्र मुंबई से लगा हुआ है, अंग्रेजों ने बसाया था वो, बहुत, और मुड़े वहीं पर नाना पाटेकर का भी गाँव है पास में 2 किलोमीटर पे, तो वहाँ भी मैं रहा हूँ 1 हफ्ते। तो मुझे सबसे बहुत खूबसूरत जगह लगा, जनसंख्या ज्यादा नहीं है, और भौतिक सुख सुविधा के सारे सामान भी हैं, प्राकृतिक वातावरण भी है, तो अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट जगह है। सचिन गावस्कर की भी फेवरेट जगह है वो, अंग्रेजों ने बसाया था। अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको आप पसंद करते हैं? यही प्रोफेसर, अभी यही जिस प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। कौन सा प्रोफेशन? मतलब एकेडमिक लाइन में मुझे अच्छा लगता है। एकेडमिक्स में आपको अच्छा लगता है? हाँ, रिसर्च वगैरह करना। ऐसा ऐसे गेम
गेम का नाम बताइए जिसको आप देखना पसंद करते हैं। देखना क्रिकेट ही है वो। सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस बात पे आता है? सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? मतलब जो गुस्सा इस बात पे आता है कि कुतर्क बात पे आता है कि जिस टॉपिक पे जो आदमी पढ़ा नहीं है, कुछ समझा नहीं है और जजमेंटल हो जाता है और उसमें वो कुतर्क करने लगता है, उस बात पे गुस्सा आता है मुझे। अच्छा। सबसे ज्यादा नहीं बट थोड़ा है ना। अगला सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए आज से लेके आपके मृत्यु समय तक अगर आपको एक ही तरह का भोजन दिया जाए, एक ही भोजन दिया जाए, तो कौन सा भोजन होगा जिसको आप पूरे जीवन खा सकते हैं? दाल चावल। केवल दाल चावल? ठीक। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां आप पढ़ना चाहते हो? ऐसी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। ओके। वह कौन सी कमी है जो आप अपने अंदर से खत्म करना चाहते हो? अकेलापन। अकेलापन। अगर आपके पास एक जादू हो, सुपर पावर हो, शक्ति हो, तो कौन सी शक्ति, सुपर पावर, जादू लेना चाहेंगे? सुपर शक्ति, सुपर पावर। जादू अगर दिया जा रहा है तो मैं एक ही चीज में करता कि दलितों का जाति को छुआछूत को खत्म करके उनको अमीर बना देता सबको। चलिए, अगर दुनिया में किसी एक चीज को बदलना चाहते हैं तो वो क्या होगा? क्या बदलना चाहेंगे दुनिया में? धर्म और वर्ण व्यवस्था। अच्छा, धर्म के साथ क्या करेंगे? धर्म के साथ क्या करेंगे आप? दिमाग लोगों का, जैसे मूवी है ना सनशाइन, एक मूवी है। कौन सी मूवी? अपना सनशाइन। हाँ, इनसाइड इन सनशाइन। हाँ, सुन लिया। हाँ, बताइए। हाँ, तो किसी की याद को भुलाने के लिए दिमाग को वो करा देते हैं वो, ताकि उसको याद ही ना रहे। उसी तरीके से मैं भी ना लोग ये धर्म के साथ यही करता है कि लोग भुला देता कि ये धर्म था करके, लोग भूल जाते हैं, इंसान तरीके से रहते हैं। सही है, पढ़ाई खत्म हो जाता है। सही बात है, सही बात है। टीका चलवा देते, किसी कोई वैक्सीन बनवा के लोगों को टीका दे देते कि भाई चलो ये उनके दिमाग से धर्म का जो नशा है वो निकल जाए। आगे आपका सवाल ये है आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप एक सलाह देना चाहें तो कौन सा सलाह देंगे? उनको एक ही सलाह दूंगा कि वो जो भारत के अच्छे पत्रकार सवाल करने वाले हैं उनसे वो प्रेस वार्ता कर लें, फाइट करें सवालों का। जी। यही सवाल करूँ कि सवालों से भागने के बजाय ना लोग उन पे इल्जाम लगाते हैं, तो वो जैसे अदर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति दूसरे इलाके के, भारत के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और काउंटर सवाल को झेलना चाहिए। अगर कुछ समय के लिए आपको इग्नू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाए तो पहला निर्णय आपका क्या होगा? पहला निर्णय यही होगा कि जो सीटें खाली है प्रोफेसर की कमी, उनको भर्ती करना, और जो लोग 20-30 साल से वहाँ पर डेली बेसिस में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करता मैं सबसे पहले, और हॉस्टल बनवाता वहाँ पर। आपके जीवन का एक मोमेंट जो जिसे आप फिर से जीना चाहते हो? 31 दिसंबर 2019 का उस दिन को मैं फिर से जीना चाहता हूँ। क्या खास हुआ था उस दिन? मैं छत्तीसगढ़ गया था और कुछ खास अच्छी प्राकृतिक जगहों पे मैं गया था, वो लोगों से मिला था। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी प्रेमिका से मिले थे आप? नहीं, प्रेमिका से नहीं, मतलब इतने सालों के बाद में तो मुझे छत्तीसगढ़ जाने का एक मौका मिला था, लोगों से मिलने का, घूमने का, जाने का, तो अच्छा लगा मुझे। तो मतलब फिर से आप छत्तीसगढ़ जाके वो दिन जीना चाहते हैं? ओके, चलिए। मतलब घूमना इधर उधर। आपके जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ कौन सा है? मेरी जिंदगी का? जी। वही था जब मैं महासमुंद गया था। एक जगह का नाम है महासमुंद। अच्छा, महासमुंद कहाँ है ये? अभी ना मैं कह नहीं सकता मेरी जिंदगी का जो भी घटा है, क्योंकि ना मुझे ऐसा भी कोई फीलिंग्स आया नहीं है जिसको मैं अपनी जिंदगी का सबसे वो मान सकूं जो घटा है। लेकिन एक होता है ना, अभी तक जो भी आपने जीवन जिया है उसमें एक
हाई पॉइंट होता है, लो पॉइंट होता है, कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है जब आपको लगता है कि हाँ बहुत खुशी हो रही है। नहीं हुआ इतनी खुशी। थोड़ी खुशी हुई थी जब मैं महासमुंद गया था, अपने फ्रेंड से मिला था तभी। ठीक है ना जी। वही मेरे लिए सबसे मतलब उस थोड़ा सा खुशी का माहौल है। बाकी ऐसा कुछ चीज अभी तो मिला है नहीं जिसके लिए मैं बहुत खुश रहूँ। ओके। तो खुश होने का है मतलब ऐसा नहीं कह सकता बहुत ऐसा हो गया है। मतलब आप मतलब सोच रहे हैं कि अभी तक वो खुशी आई नहीं है। उस हाई लेवल को उतनी नहीं है जिसके लिए मतलब वो जो खुश हूँ मैं लाइफ से जैसा हूँ बहुत खुश हूँ हैप्पी। बट अच्छा, आप happy चीयर हैं? करने वाला लास्ट पार्टी देने वाला ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा तो तो मतलब हुआ आपको होगा क्या मतलब मुझे नहीं है। आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे आपको बहुत बेहद खुशी होगी आपके जीवन अरे में? मैं कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कोई खास काम करूं जिससे सोसाइटी को अच्छा हो या फैमिली के लिए कुछ हो जाए या मेरे खुद के लिए कुछ परिवर्तनकारी हो जाए है ना। तो मैं खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाया हूँ ना फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ है ना। और सोसाइटी देश के लिए तो कुछ किया ही नहीं है अभी समझो। तो जैसे कह ही नहीं मतलब सकते कि मैंने कोई महान काम। जैसे क्या करेंगे, जैसे मतलब जैसे बताइए क्या करेंगे कि जिससे आपको खुशी होगी? अगर मेरे जीवन में कोई अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं फायदे मान लीजिए हमारे पास रोजगार पैसे या एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो लोगों की प्राथमिकता फर्स्ट यही होती है कि कुछ बेहतर काम कर ले। फैमिली वालों को क्या चाहिए उनको मदद चाहिए जैसे भी मदद करो आप काम करके आर्थिक रूप से या कम से कम फैमिली वालों के साथ रहो। तो हम तो किसी भी तरीके से फैमिली के साथ में अभी है ही नहीं है ना। और किसी भी तरीके से कोई हम मदद नहीं कर पा रहे हैं ना पैसे से ना साथ में रह के कुछ नहीं। और देश के साथ भी वही है सोसाइटी के लिए अपने ही समाज के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे कुछ काम करने से एक आदमी के जीवन में भी कुछ परिवर्तन होता है कुछ फायदा होता है ना तो मैं मानूंगा मैंने कुछ किया है। अभी तो मेरे से कुछ ही योगदान नहीं है ना। तो कुछ क्या कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कमरे में पड़े हैं हम लोग अलग लाइफ। अच्छा चलिए, आप दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप अभी पत्रकारिता विभाग में से पीएचडी कर रहे हैं तो अगर आपको मौका मिले दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का तो कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना चाहेंगे? अगर ऐसा रहता तो मैं साइंस में ही जाने की सोचना क्योंकि देश को साइंस और तकनीक की बहुत जरूरत है। बट ये बहुत मुश्किल होगा अभी जाना। कौन से साइंस के कौन से विभाग में? साइंस के तो मतलब में बहुत सारे विभाग हैं। मैं एक्चुअली मैं साइंटिफिक उसमें जाता मैं मैकेनिकल वगैरह डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैकेनिक्स में। मेडिकल में या मैकेनिक्स में? नहीं मैकेनिक्स में जाता मेडिकल में नहीं जाता। मेडिकल मैकेनिक्स में जाते हैं। अच्छा चलिए, इसका मतलब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं। अगला सवाल आपसे ये है, आप अपने एक ऐसे क्लासमेट का नाम बताइए जिसके साथ आप सफर करना चाहते हैं, इग्नू के जो आपके क्लासमेट हैं। मेरे क्लासमेट में तो ऐसा नहीं है बट मैं आपका नाम ले सकता हूँ कि आपके साथ हम सफर करने के लिए रेडी हैं। आप हमारे साथ सफर करना चाहेंगे? चलिए धन्यवाद आपका। अगला सवाल आपसे यह है, अगर आपके जीवन के ऊपर फिल्म बने तो आपका किरदार आप किस अभिनेता को देना चाहेंगे? मेरा किरदार अगर बने तो इसके लिए तो सीन कॉनरी को दूंगा मैं। सीन कॉनरी? खैर वो बूढ़े हो गए हैं अभी नया अभिनेता अगर देखा जाए तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दूंगा अभी। सीन कॉनरी कौन है? ये कौन है जो पहला नाम लिया आपने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कौन सा गाना आपको अक्सर याद आता है, लाइक आप हमेशा गुनगुनाते हैं, अक्सर गुनगुनाते हैं उस गाने को? अक्सर अपने जबान पे गुनगुनाते रहते हैं कभी कभी या कौन सा गाना है वो? ऐसा तो गाना मैं गुनगुनाता तो ज्यादा नहीं हूँ बट एक ही गाना किसको गुनगुनाता हूँ ये बताना मेरे लिए बहुत टफ है। अच्छा, समय ले सकते हैं आप? समय ले सकता हूँ लेकिन 10-20 सेकंड ले लीजिए। आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? ये दौर का अभी तो मैं गुनगुना रहा हूँ गाना, ये वाला गाना, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। एक्चुअली मैं आजकल अगर ऐसी गुनगुनाने वाली बात है ना तो मैं बिलाल सईद के गाना है आधी आधी रात वाला। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, गुनगुना के बताइए।
ये तो मुश्किल है फिलहाल अभी गुनगुनाना मेरे लिए। दो शब्द उसके रिदम उसका। आधी आधी रात तेनों नींद खुल जावे, यही गाना है, पंजाबी है तो इतना थोड़ा वो। हाँ ये ओके 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 ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आप कोई जानवर होते तो कौन से जानवर होते? मैं जानवर होता तो चील होता। क्यों, ऐसा क्यों? चील क्यों होते हैं? चील क्यों होते? इसलिए चील होता ताकि फिर अगर मैं गौरैया भी होता तो चील मेरे ऊपर झपट्टा मारती। इतना सबसे पीड़ित होने के बाद मैं पक्षी होकर भी वो नहीं होना चाहता, ठीक है ना? अच्छा, ऊपर ही उड़ना चाहते हैं आप? ऊपर ही रहो, ठीक रहो, सेफ रहो, है? नजर रहे। सही बात, सही बात है, सही बात है। अगला सवाल आपके लिए ये है, रिसर्च में ऐसा कौन सा स्किल है जो आप दूसरे रिसर्च स्कॉलर से उधार लेना चाहते हो? उधार लेना चाहते हैं? जी, मैं अपने रूम पार्टनर रंजीत से उधार लेना चाहूंगा। उसका स्टैटिक्स में उसको जबरदस्त नंबर मिला है, 90+। वाह वाह। और अनाकृति है तनेजा, मेरे जूनियर है, दोनों सुपर जूनियर हैं पीएचडी में। तो उनको स्टैट में ना जबरदस्त महारत हासिल है। वो मतलब उन्हीं के लिए स्टैट बना है, समझ लीजिए। मैट्रिक्स वगैरह में मस्त पढ़ा है। तो मैं यही सीखना चाहूंगा, उधार लेना चाहूंगा। अच्छा, प्रिज्मा चार्ट वगैरह ये सब मुझे बढ़िया सिखा दी स्टैट वगैरह। अगला सवाल आपसे ये है कि अगर भविष्य में मौका मिले, या बहुत ही ये काल्पनिक सवाल है कि कौन से ऐसे पास्ट के पत्रकार के अंदर में या पत्रकारिता से जुड़े एकेडमिशियन के अंदर में आप रिसर्च करना चाहोगे? पत्रकारिता और मीडिया। पत्रकारिता और मीडिया कि कोई एक्सपर्ट हो जो पत्रकारिता और मीडिया के एक्सपर्ट हो, उनके अंदर आप रिसर्च करना चाहते हो? उर्मिलेश जी के साथ? अच्छा, उर्मिलेश जी के साथ जो अभी द वायर के लिए लिखते हैं और पत्रकारिता करते हैं। खुल के अच्छा बोलते हैं, बेबाक। हाँ, मुझे भी बहुत वो पसंदीदा मेरे पत्रकार लगते हैं। उनको इसलिए मैंने बोला ना, क्योंकि वो लेखन पठन पाठन सब में है, भाषा भी उनकी जबरदस्त है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब में बराबर काम किया है, और उनको बहुत तजुर्बा है मीडिया में काम करने का। सूचनाओं का उनको प्रस्तुत करने का ना जो तरीका है, बहुत 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 आकर्षित लगता है मुझे। अगला सवाल आपसे ये है, विवेक कुमार इलाहाबाद से हेलो बोल रहे हैं, उनको हेलो बोल दिया जाए। हेलो विवेक। हेलो विवेक जी। हाँ, तो अगला सवाल आपके लिए है, अगर आप अपने आप को खुद को एक निकनेम देना चाहते हो तो कौन सा निकनेम होगा? खुद को देना चाहे, एक्चुअली मुझे ना शॉर्ट लोग मुझे ACX बोलते हैं, है ना? ACX। या तो कुछ लोग कॉमरेड वगैरह भी बोल देते हैं, अलग अलग। तो कौन सा शॉर्ट नेम देना चाहेंगे? शॉर्ट नेम तो मेरा नाम अमित ही है, मेरा ऐसा कोई शॉर्ट नेम तो है नहीं। मतलब उसी में से अगर चुनाव करना चाहे कोई भी तो उसी में से? जी, बागी। अगर आप खुद अपना आत्मकथा लिख रहे हो तो उसका शीर्षक क्या दोगे आप उस पुस्तक का? कॉमरेड भीमा। कॉमरेड भीमा। अच्छा, आपके जीवन का आदर्श क्या है? कोई व्यक्ति या कोई विचारधारा, क्या आपके जीवन का आदर्श क्या है? बहुत सारे लोग आदर्श बनते गए, मगर मिलता गया। आज की तारीख में किसी एक इंसान जैसा बनना तो ऐसा है नहीं आदर्श, बस विचार ही है। कौन से विचार अच्छा है? काम करे, सोसाइटी के काम करे। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, वो सब मुझे सही लगता है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से आप प्रभावित हैं और उसको अपना आदर्श मानते हैं? हाँ, उनको भी, और भी कुछ लोग हैं। जी हाँ, बुद्धिज्म है। जी। मतलब लोगों पर हिंसा नहीं करना, कोई चीज को थोपना नहीं, इस तरीके से अपना काम को सोसाइटी। यहीं पे मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि मैं आपका एक दोस्त रहा हूँ, आपके साथ मैंने समय बिताया है, तो मुझे पता है कि आप कुछ समय पहले RSS के संगठन से जुड़े हुए थे, और उसके कई संगठनों में भी थे आप, कई दूसरे संगठनों में उनके साथ काम कर रहे थे। तो ऐसा क्या महसूस हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि आप
अम्बेडकरवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए और आपने आरएसएस और भाजपा की विचारधारा का त्याग कर दिया? एक्चुअली भाजपा कांग्रेस में भी मैं कुछ समय तक काम कर रहा था, क्योंकि जो मेरे इंग्लिश की टीचर थी 12वीं क्लास में, वो पूरे जिले की हेड थी वो कांग्रेस में। बट ना, अब हम लोग को युवा में ब्लॉक लेवल पे कुछ मेरे को पद देना चाह रही थी, बट जो प्रेशर था ना, काम का दबाव और एक गुलामी टाइप की फीलिंग्स आ रही थी। मैंने सारे जो फॉर्म वगैरह था लोगों का जो ज्वाइनिंग कर रहे थे सब मैंने फेंक दिया, और मैंने उस दिन ठाना कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जी जी। 2010 में मैं शिशु मंदिर में पढ़ा रहा था, तो उस समय अच्छा लगता था, आरएसएस के बारे में हम नहीं जानते थे, तो 10 दिन आचार्य प्रशिक्षण में गया। बाकी सब चीजें बहुत अच्छी लगी, और वो देशभक्ति की भावना भीतर तक बहुत आ गई। अभी भी देशभक्ति है, बट पता चलता है ऐसा कुछ होता नहीं है, इल्यूजन जैसा है। लेकिन जब वहां पर खास धर्मों के प्रति टारगेट किया जाता था ना, तो दिमाग में उसी समय मुझे आ गया था 2010 में, भैया कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया, तो मैं कभी नफरत ही नहीं कर पाया दूसरे धर्मों के प्रति, क्योंकि मैं जानता था कि गलती हमारे में भी दिख रही है। गाँव में भी छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मुझे शुरू से ही खटकता था वो, शुरू से मेरे दिमाग में आ गया, तो किताब पढ़ के नहीं आया था। जो असमानता है ना, वो जी करके समझ में आ गया था वहाँ, कि तालाब अलग अलग तालाब है, रामायण का नवधा के मंडप में आप चढ़ नहीं सकते, नाई आपका बाल नहीं काटेगा, अलग अलग कई सारी चीजें थी। तो ये सब डिफरेंट अलग अलग था। आरएसएस अच्छा इसलिए लगता था शिशु मंदिर, क्योंकि उसमें गरीब लोग भी जाकर पढ़ सकते थे। गांव में शिशु मंदिर बंद हो रहा था, उसको चालू कराने के लिए भी मेरा वो था उसमें, मैं और एक आचार्य जी ने मिलकर उसको 5वीं से 8वीं बढ़ाया। तो अच्छा काम वहां पर हो रहा था, लेकिन अब आरएसएस के लोग अच्छा जानते, मेरे सारे दोस्त लोग उसमें हैं, लेकिन वही समझते गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है, संस्कृति कल्चर के लिए काम कर रही है। लेकिन दिक्कत यही आ जाता है कि प्रशिक्षण में जब बहुत ज्यादा भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, भाषण, और कुछ तथ्यों को, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तब। और रही बात डॉक्टर अम्बेडकर की मैं जो फिल्म देखा था मिडिल स्कूल के समय भी, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। और 8वीं कक्षा में महात्मा गांधी का जो मैंने सहायक वाचन होता है 8वीं कक्षा में, तो 7वीं 8वीं में महात्मा गांधी की तो फिल्में देख लिए थे पहले, बट वो जो मैं किताब पढ़ा ना पूरी जीवनी, तो उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ था मैं, भगत सिंह से भी बहुत प्रभावित रहा, ठीक है ना। लेकिन अब जब जाके सारा चीज पढ़ रहे हैं तो समझ में आता है, धीरे धीरे जानकारी बढ़ते जाती है, तो कौन कितना कहाँ क्या बोला था, कौन क्या बोला था, है ना। एक तरफ देवरस जी मतलब अम्बेडकर से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी किताब में वर्ण व्यवस्था की वकालत करते, तो बहुत सारी चीजें निकल के बाद में आती है। तो विचार जब परिपक्व हुआ, जानकारी का थोड़ा नॉलेज धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ा, अभी और सीखने की जरूरत है। तो जितना कुछ सीखा तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है ना, पॉलिटिक्स की ओर जल रहा है। और जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हो, अगर वो खुद विचारधारा आयातित हो, कहीं और से आई हुई हो, दूसरों के विचारों पर टिकी हुई, बोले तो हिटलर है कि नहीं, तो उनका क्या, उनसे स्वदेशी या देशभक्ति की आप कल्पना कर सकते हैं, है कि नहीं। हमारे पास अपने विचारधारा है, हमको दूसरे के लेने की क्या जरूरत है ना। और देशभक्ति की सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। तो वो जो अलगाव वाली बात आई ना, जो नफरत, जो इक्वलिटी की जगह में इनइक्वलिटी वाली बात, असमानता, उस समय खटकता था कि ट्राइबल एरिया के बच्चे हमारा जूठा उठा रहे हैं, प्लेट उठा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, बट वहाँ झाड़ू मारने वाला, जूठा बर्तन उठाने वाले में आप किसी भी उनको नहीं पाएंगे जो बड़े बिजनेसमैन घर के लोग हैं, हर लेवल के धनाढ़ लोग, वो उनके बच्चों को आप नहीं पाओगे, उनको भेंट पाओगे, अध्यक्ष, महामंत्री, ये सब। तो दिमाग की बत्ती वहीं जल गई थी, है ना। बाकी धार्मिक संगठनों में लंबे टाइम तक मैं रहा, आश्रमों में, और सन्यासी बनने के लिए भी बहुत समय से निकल गया था, वो अलग मैटर है वो। इन्फ्लुएंस होता ही है, क्योंकि हम जिस माहौल से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से उस समय में, तो एक धार्मिक चीजें बहुत अधिक थी, और पंत गुरुदेव के चक्कर में भी थे, तो इस वजह से उधर रुझान हो गया। लेकिन जब सच्चाई से अवगत हुए तो दिमाग साइड हो गया फिर तो। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है, मुझे पता है कि आपने कई बार क्लेम भी किया है कि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ ये बात? क्या आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं? नहीं। हाँ, तो मतलब हाँ, तो ऐसा कब हुआ, और क्यों हुआ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर जैसी शक्ति कोई नहीं है? और आप क्यों निर्णय लिए कि मुझे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? ये 2015 के बाद से हुआ जी। 2015 तक अगर देखा जाए, अगर मैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उस दौरान तक मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया था, लेकिन लोगों को लगता कि भगवान की कृपा की वजह से हुआ है, माता पिता का कहना था, दोस्तों का कहना था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं दरअसल शांति कुंज हरिद्वार में भी रहा काफी टाइम तक,
तो भगवान को खोजने का बहुत ज्यादा जिज्ञासा तो रहा है, सन्यासी भी जी। थे, उदाहरण सब करके, ठीक है ना। तो जो हम्म, सारे विधि विधान थे, जो कर्म कांड थे, टोना टोटका, यज्ञ, ध्यान, साधना, सब चीजों को छोड़ देना, रहना, वो सारे चीजों को हमने किया, सब कुछ को किया, है ना। तो कहीं भगवान चीजें नहीं दिखा। उसके बाद आश्रमों में हमने देखा कि जो 1 रुपए 2 रुपए कीमत में मिलने वाला जो गन्ना है, उसको 50 रुपए 150 रुपए बेचा जाने लगा कि इससे आपका कैंसर बीमारी दूर होगा। तो मैं मेरा दिमाग लगाता था, क्योंकि विज्ञान से ही निकला था मैं पढ़ के, बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है, आगे फिलोसफी सब्जेक्ट हुआ। तब मुझे समझ में आया कि भैया मतलब कैंसर का बीमारी और शुगर है तो ऑलरेडी ये तो मीठा है, तो इससे कैसे ये दूर होगा, ये तो बढ़ जाएगा। तब मुझे लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वो गड़बड़ मुझे आश्रम में दिखी। फिर मुझे दिखा कि जो गरीब लोग यहाँ धक्का खा रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं, उनको दर्शन नहीं मिल रहा है बाबा जी का। तो दर्शन किसको मिल रहा है? जो रईस लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो आसानी से मिल रहे हैं। उसके बाद जो पैसे वाले लोग भंडारा लगता था, करोड़ों लोग आते थे, तो गरीब दरी में बैठ के नीचे खा रहा है, इनको लिए टेबल लगा है। तो हम पूछे ऐसा क्यों अंतर हो रहा है, भक्त तो सब बराबर है। तो लोगों को कहना था नहीं, इनको लाने के लिए दरअसल ना उनको उसी तरीके की भाव भक्ति दिखानी पड़ती है। ओके। उसके बाद गरीबों के लिए अस्वाद खाना बनता था। स्वाद मतलब नमक मिर्च उसमें नहीं होता था, बट उनका खाना डिफरेंट तरीके से। तो बहुत सारा ये सब चीजें देखने को मिली, है ना। और दूसरा, बीजेपी से चिढ़ने के कारण बाहर में देशभक्त बनते थे, बट रात मैं तो पिए भी रहा उनका, लेकिन जैसे ही शाम रात होती थी ना, तो फिर मुर्गा दारू ये वो, तो सब नजदीक से देखा, समझ में आया देशभक्ति एक्चुअली में केवल फेसबुक में दिखाने की चीज होती है, अंदर से करने की नहीं होती। तो मैं ये बनावटी चीजों से हट गया, और ईश्वर की सत्ता से हटने का यही कारण है कि सब सारे कर्म कांड थे करने को, सब चीजें हमने करके देख लिया, और वो सारी चीजों को देखने परखने जानने के बाद लगा कि ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि अच्छा, सारी समस्याएं प्रॉब्लम को दूर जरूर करती। अच्छा, आपने अभी बोला कि भाजपा कहती कुछ थी करती कुछ थी, तो अभी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? मांस और शराब खाने पीने वाले देशभक्त हैं, बट हिपोक्रेसी करके वही व्यक्ति जब मुसलमानों को, ईसाइयों को या अन्य दलितों को मारे, मर्डर करे और वो दिखाए देशभक्ति का, बाहर में दिखा रहे हैं शाकाहारी और शाकाहार को शुद्ध रूप बता रहे हैं। तो जो हिपोक्रेसी है ना, इसके खिलाफ मुझे आदमी का विचारधारा खराब लगा। मांसाहारी लोग खराब है नहीं कह रहा हूँ मैं, उनकी हिपोक्रेसी खराब है कह रहा हूँ। खुद खा रहे हैं लेकिन खाने वाले को घेर के मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ठीक है ना। काफी क्रिटिकल और विवादास्पद सवाल आप डाल रहे हैं लोग। आपके अनुसार देशभक्ति की क्या परिभाषा है? मुझे लगता है देशभक्ति और राष्ट्रवाद ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें क्या परिभाषा इसको दिया जाए समझ नहीं आता है। आप देशभक्ति को कैसे समझते हैं? आप देशभक्ति को कैसे समझते हैं? भक्ति, ये भक्ति चीजें से हमको बड़ा वो हो जाता है, जो देशभक्ति हो चाहे पार्टी भक्ति हो, किसी भक्ति। यार हम अपनी मम्मी को पसंद करते लेकिन उसकी हम भक्ति नहीं करते, ठीक है ना। प्यार है उससे, पापा से भी प्यार है, लेकिन अब बहन से भी प्यार है, अब आपसे भी हमको प्रेम है, तो देश से कैसे प्रेम होता है ना? देश से कैसे प्रेम किया जा सकता है? जितना, वही तो मैं समझ रहा हूँ, मटेरियलिस्टिक हो जाएगा ना फिर ये। जितना मोबाइल से प्यार उतना है ना, तो भैया जितना आपके प्रति हमारा लगाव है ना, उतना देश के प्रति भी लगाव है। आपकी भी खड़ी खड़ी कई बार आलोचना कर देते हैं, और खड़ी खड़ी देश की भी आलोचना कर देते हैं ना, तो उतनी तो होनी चाहिए। अब इसको भक्ति माने चाहे देशद्रोही, आपकी समझ के ऊपर है। चलिए, ये अगला सवाल आपसे ये है, अगला सवाल आपसे ये है, रिसर्च में ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरे रिसर्चर से बेहतर कर सकते हो? लेकिन कोई एक व्यक्ति मैं सबसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ? सबसे मतलब आपको आपको एक विश्वास है अपने अंदर कि हाँ, इस चीज को मैं बेहतर कर सकता हूँ, और उसे अगर जंगल ट्राइबल एरिया का इलाका है ना, मैं ऑब्जर्वेशन को एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से उसको बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ। आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा गुस्सा कब और क्यों आया था? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया था 2020 के जो शुरुआती नए साल के दिन। क्यों? मतलब क्यों हुआ? इसलिए कि मतलब जो लोग मतलब इस्तेमाल करके वो कर देते हैं ना, धोखा देते हैं, ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। एक दो बार, हाँ। एक आदमी भैया मानता था, मेरा इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल चीजों को अच्छा करने के लिए मेरे खिलाफ निगेटिव खबरें छपवाया था हरिभूमि में, है ना।
तब मुझे बहुत गुस्सा आया था उस आदमी के ऊपर। ठीक है। एक फेमस पर्सन जिससे आप मिलना चाहते हो। फेमस पर्सन, फेमस पर्सन जिसे मैं मिलना चाहता हूँ, कोई भी हो सकता है ना, एक्टर वगैरह कोई भी चीजें। हाँ, कोई भी हो तो सकता है। मैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से मिलना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम कर। हाँ। अगर आपका कोई दोस्त छत्तीसगढ़ आ रहा है घूमने के लिए पहली बार, आपका जानने वाला, तो सर्वप्रथम आप उसको कौन सा जगह घुमाने लेके जाएंगे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में उनको सबसे पहले तो नक्सली जहाँ रहते हैं वहीं ले जाऊंगा कि भैया देखो ये है रियलिटी, जो आप न्यूज चैनल में देखते हो दूसरा है। फिर क्या अगर मतलब मायने रखते, आप कौन सी रियलिटी दिखाना चाहते हैं आप? एक्चुअल रियलिटी हम दिखाएंगे उनको। मतलब क्या एक्चुअल रियलिटी क्या है, बताइए। लोग किस तरीके से वहाँ पर आदिवासी लोग जी रहे हैं, जिनको नक्सली कह के उड़ा देते हैं लोग। और जो नहीं जानते उनके अंदर क्या भ्रम है नक्सलियों के बारे में? देखिए, एक्चुअली में खबरें तो लिखवाई जाती है ना, खबरें कैसे लिख रहे हैं। अब मान लीजिए लंदन से जो पत्रकार आते हैं वहाँ पर, वो आते हैं और हिंदी जानने वाले को अपना मॉडरेट वो रखते हैं, ठीक है ना। अब वो आदिवासी अपनी भाषा में माड़िया में बोल रहा है कुछ, ठीक है। अब ये बंदा इसको बता रहा है कुछ हिंदी में, अंग्रेजी में, ये लिख कुछ रहा है ना। वो बोल रहा है हमको भूख लग रहा है, वो बोल रहा है ये तो पैसा मांग रहा है, बोल देगा। तो ये गड़बड़ है। रियलिटी खुद आंख से देखो कहने का मतलब है। लोगों में जो परसेप्शन बना हुआ है ना छत्तीसगढ़ को लेकर के, ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन से उतरेंगे नक्सली पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है। एक आज जिले में कुछ अफेक्टेड एरिया है। और रही बात दिखाने की, तो उनको छत्तीसगढ़ का हम उनको जो बस्तर का खूबसूरत इलाका जहाँ लोग नक्सली डर के मारे जा नहीं पाते, वो झरनों को हम दिखाएंगे, चैतुरगढ़ चित्र, ये सब बेहतरीन जगह का हम दिखाएंगे। मैनपाट, अच्छा। बस्तर का खूबसूरत इलाका, जो पहाड़ वगैरह एकदम ऊंची चोटी, ये सब। अगला सवाल, गुफा भी दिखाऊंगा मैं उनको, जो मानव जितने समय मानव सभ्यता को आए हुए हैं ना, उससे पहले ना आदि मानव कुछ अवशेष वहाँ पर ना, एक गुफा है सीता बेंगरा गुफा वगैरह, वहाँ पर मिले हैं। उन चीजों को हम दिखाएंगे। बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन इन चीजों को दिखाएंगे जो उनको कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा। चित्र। अगला सवाल आपसे ये है कि एक ऐसा आइडिया या सोच जिसने आपके जीवन को बदल दिया, चेंज कर दिया आपके जीवन को, ऐसी सोच, ऐसा आइडिया, ऐसा निर्णय। रियलिटी वही है, सच्चाई, यथार्थवाद, यथार्थवादी होना। मतलब इसका मतलब जब आपने ईश्वर का त्याग किया। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए, आपको किसी लड़की ने अभी तक प्रेम संबंध के लिए अप्रोच किया है आपको खुद से, लड़की ने? हाँ। और आपने खुद से अप्रोच किया है? आपने नहीं किया? मैंने तो नहीं किया है। अभी तक अप्रोच नहीं किया किसी लड़की को प्रेम संबंध के लिए? नहीं डायरेक्टली ऐसे तो मैंने नहीं किया है। ओके। चलिए, आप जर्नलिस्ट तो हैं ही, तो मैं आप फॉलोइंग लोगों के नाम लूंगा, कुछ लोगों के, निम्नलिखित लोगों के नाम लूंगा, और उनसे आप क्या सवाल पूछिएगा पत्रकार के रूप में, एक कौन सा सवाल होगा जो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है? तो पहला सवाल आपको पूछना है, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी है ना, उनसे अगर पूछना है सवाल तो कौन सा सवाल पूछेंगे? मैं यही सवाल पूछूंगा कि आपने जो वादा किया था चुनाव जीतने के टाइम पे, शराब भट्टी को बंद करा देंगे, फिर बंद तो नहीं कराए, कोई बात नहीं, पर ऐसा करना संभव नहीं है, तो ऐसा वादा क्यों करते हो? उसके बाद 2-3-20 हजार जो खाली पद भरे बच्चे रिक्त जगह है, उसको हम भर देंगे बोले थे, उसको आपने क्यों नहीं भरा? और मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि लॉकडाउन में जब संक्रमण इतना बढ़ रहा था, तो क्या इतनी जल्दबाजी थी कि आप लॉकडाउन के दौरान शराब भट्टी खोल